गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर पर हमने आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट में मैंने कंसेप्ट बता दिया था कि कंसेप्ट ऑफ फंड फ्लो क्या होता है एंड व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ फंड फ्लो, ये भी बता दिया था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग दो चीजें पढ़ चुके हैं। हमने आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया है कि कंसेप्ट ऑफ फंड फ्लो क्या होता है, ये आप जानते हैं। मैंने आपको समझाया है कि फंड फ्लो का मतलब नेटवर्किंग कैपिटल का आना और जाना, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ नेटवर्किंग कैपिटल इन ए कंपनी इज कॉल्ड एज फंड फ्लो। इसमें हमने प्रोसेस भी बताया है, प्रोसेस ऑफ फंड फ्लो आपको मैंने पढ़ा दिया है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फंड फ्लो, भी मैंने बताया था आपको। आज आपको ये पढ़ना है कि इसमें आपको पढ़ना पड़ता है कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या है। सिलेबस की मैं बात कर लूं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन ये आपका क्या होता है, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं FFO, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इसी कंसेप्ट को हम लोगों को जानना है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो बच्चों इसी को मैं पढ़ाने चल रहा हूं कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन होता क्या है, इसको हम लोग जान लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन जब भी हम लोग पढ़ेंगे, ये किसी बिजनेस में बताता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से क्या फंड जनरेट होता है। द फंड which is generated from ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है बेटा, जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा होता है, बिजनेस के ऑपरेशन से। द फंड विच इज जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ ए कंपनी ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड एज, इसी को माना जाता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इसी को फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये तो पहली बात है, लोग पूछते हैं कि सर फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकलता कैसे है। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है कि नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना भी किसी बिजनेस में नेट प्रॉफिट हो उसमें ऐड नॉन कैश एंड नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस, नॉन कैश एंड नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस एंड लॉस, ये ऐड हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं इसमें कि प्रॉफिट में खर्चों को ऐड कर रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पर उन खर्चों और एक्सपेंस को ऐड कर दिया जाता है जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ हो। जिसकी एक तरीके से, जैसे आपने BRS पढ़ा होगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कुछ चीजें जहां छूट जाती है जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है। जिन खर्चों की वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है, और खर्चे का समझिए नॉन कैश, जैसे डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स, नॉन कैश है, नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस एंड लॉस, इसको ऐड करना है। और ऐड करने के बाद जो टोटल आएगा इसमें माइनस करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ट्रेडिंग इनकम, नॉन कैश एंड नॉन ट्रेडिंग इनकम। इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता है, इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा। इनको माइनस कर देंगे, ये तब जो आता है उसको बोलते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन। जो भी बचेगा ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। छोटा सा कंसेप्ट है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो फिर से जान लें, द फंड व्हिच इज जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड एज फंड फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसमें, जो भी कंपनी के पास पुराना प्रॉफिट है उसमें उन खर्चों को, नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है, जिनको हमने कहीं दिखाया नहीं। और नॉन कैश इनकम या ट्रेडिंग इनकम को माइनस कर देते हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होता है।
इसीलिए एक एडजस्टमेंट होता है। इस पर हम लोग थोड़ा सा आगे भी जान लें कि नॉन कैश एक्सपेंस क्या होता है। व्हाट यू मीन बाय नॉन कैश एंड नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस। नॉन कैश एंड नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस। ऐसे खर्चे जो कैश में पेमेंट ना होते हो उनको नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं। द एक्सपेंस which is not paid in cash, which is not paid in cash is called as non-cash expense. इनको नॉन ट्रेडिंग क्यों कहते हैं? ताकि इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ना दिखाया जाए। यानी पीएल अकाउंट से जुड़े ऐसे खर्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जुड़े ऐसे खर्चे जो नॉन कैश हो। नॉन कैश है नॉन ट्रेडिंग। नॉन ट्रेडिंग का मतलब जो ट्रेडिंग में ना दिखाया जाता है, जो पीएल में दिखाया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे सबसे पहला एग्जांपल है डेप्रिसिएशन, दूसरा लॉस ऑन सेल ऑफ अस्थायी संपत्ति। ये नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए नहीं जाते हैं। और नॉन कैश भी जब डेप्रिसिएशन पेड होता है, डेप्रिसिएशन की पेड की एंट्री नहीं होती है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश कैसे होगा आप जानिए। जब डेप्रिसिएशन होता है एंट्री होती है डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू फिक्स एसेट्स। इससे बताइए कैश ट्रांजैक्शन है कहीं? नहीं। या एक एंट्री होती है जब इसकी रिकवरी करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन। अब हमको बताइए कि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? जब डेप्रिसिएशन होता है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स एसेट्स, और जब इसकी रिकवरी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करते हैं यानी इसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो हमको ये बताओ कि कैश ट्रांजैक्शन है कि नॉन कैश? इट इज एग्जांपल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस। इट इज एग्जांपल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस। ये बात आपको याद रखनी। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको नॉन कैश एक्सपेंस और लॉस की तरफ लेके जाएंगे। अभी तो मैं एग्जांपल और बताऊंगा आपको। मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया डेप्रिसिएशन। तो पहले हम लोग जान लें डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गए, गुडविल खत्म हो गई कंपनी की, ये नॉन कैश एक्सपेंस। मिसलेनियस लॉस, गुडविल रिटन ऑफ, एक्यूमुलेटेड लॉस। ये एक्यूमुलेटेड लॉस क्या होता है सर? एक्यूमुलेटेड लॉस होता है कैपिटल लॉस, पूंजीगत हानि। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे लॉस, इसका एग्जांपल क्या होगा? लॉस ऑन कैपिटल लॉस, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर को रिडेम्पशन करते समय आपको लॉस हो गया। और लॉस कैसे होगा? जैसे आपका डिबेंचर लोन 1 लाख था, आपने 1,20,000 दे दिए। डिबेंचर लोन आपको देना था 1 लाख, आपने दे दिया 1,20,000, तो 20,000 का घाटा हुआ। उसी लॉस को एक्यूमुलेटेड लॉस या कैपिटल लॉस या ये बोल सकते हैं लोग। प्रारंभिक व्यय जो होता है इसको भी आपने फॉर्मेशन एक्सपेंस, आप जानते हैं इनिशियल स्टेज पर कंपनी के जो खर्चे होते हैं, ये जब राइट ऑफ किया गया होगा, राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इट इज प्योर एग्जांपल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस। प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रोविजन फॉर डिविडेंड ये नॉन कैश है क्योंकि प्रॉफिट से होता है, डायरेक्ट प्रॉफिट से क्रिएट होता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये नॉन कैश है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स नॉन कैश है। शेयर और डिबेंचर को डिस्काउंट पर जब लोग इशू करते हैं, ये सब प्योर एग्जांपल है नॉन कैश आइटम के जो पीएल अकाउंट में
हम लोग कभी कभी दिखाते हैं और वही नाम उसी की वजह से इसको ऐड करना पड़ता है बच्चों। तो आपने, मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ फंड फ्रॉम ऑपरेशन का। फंड फ्रॉम ऑपरेशन में मैंने बताया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो एक्टिविटीज जनरेट होती है, जो फंड जनरेट होता है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन होता है। इसको एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? नेट प्रॉफिट ऑफ द पीएल अकाउंट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस माइनस नॉन कैश इनकम। नॉन कैश एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस व्हिच आर नॉट पेड इन कैश बट शोन इन पीएल अकाउंट। ये बात आती है, दैट इज एग्जांपल ऑफ दिस एंड दैट, ये बात। अब आपको एक लाइन और जान लेना दूसरी बात, नॉन कैश एंड नॉन ट्रेडिंग इनकम जान लेना, ये बात, ये भी बात आपको जान। कंपनी ने जब कोई इनकम अर्न किया हो, कंपनी ने जब कोई इनकम अर्न किया हो वो भी नॉन कैश इनकम, द इनकम which is earned by company, earned मतलब EARNED, earned by company या बिजनेस in form of other than cash, कैश को छोड़ अदर देन कैश, कैश में नहीं, अदर देन कैश इज कॉल्ड एज नॉन कैश इनकम। इसको नॉन कैश इनकम माना जाता है। इसको नॉन ट्रेडिंग इनकम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पीएल अकाउंट में शो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। ये रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है सर? मैं आपको बताता हूं। आपने कभी अगर एडवांस टैक्स भर दिया हो, एडवांस टैक्स आपको, आपका मानिए टैक्स लायबिलिटी 1 लाख है, आपने 1,40,000 दे दी और एडवांस टैक्स दिया जा सकता है। तो 40,000 का जो टैक्स आपने दे दिया ये एडवांस टैक्स, और ये एडवांस टैक्स जो आपने दे दिया ये कभी कभी आपको वापस आ जाता है विथ लिफाफे में। तो बाइक चेक आ जाता है, आरटीजीएस आ जाता है, लेकिन आ जाता है कैश नहीं आता है। इसको बोलते हैं रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, कि जिस आदमी ने एडवांस टैक्स भरा था उसके घर वापस आ गया, या उस 40,000 का अगले साल एडजस्टमेंट हो गया। मान लीजिए इस साल केवल 1 लाख रुपए ही आपको देना था, 1 लाख रुपए कट गया 40,000, ये मान लीजिए 2020-21 का रहा और 21-22 का हो गया टैक्स, कि 40,000 हम काट लीजिए और एक्स्ट्रा काट लीजिए, वापस मत करो। ये नॉन कैश इनकम, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। इसी तरीके से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एक्सेस, जो भी आपका प्रॉफिट है, अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व फंड, ये नॉन कैश है। अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व से पैसा आ जाए या फंड से पैसा आ जाए, आए लेकिन पैसा आए, ये सब नॉन कैश इनकम माने जाते हैं किसी बिजनेस में। इसकी वजह से क्या होता है? फंड फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट होता है, इसको आपको बोलते हैं। एक लाइन में कभी पूछा जाए तो आपको बताना है कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, आप बताएंगे एक ऐसा इनकम या ऐसा फंड जो नॉन कैश इनकम और नॉन कैश एक्सपेंस का रिजल्ट होता है, उसको हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाया। अब इस पर हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल करते हैं, विथ एग्जांपल समझते हैं। ये तो अभी आपने कंसेप्ट पढ़ा, कंसेप्ट। क्वेश्चन समझेंगे। कैलकुलेट फंड फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम द
कुछ इंफॉर्मेशन है, उसकी वजह से आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट करने हैं। जैसे क्या क्या किया, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹1,80,000, 180 है। डेप्रिसिएशन 20,000 रुपये एस्टिमेटेड। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 30,000। गुडविल राइट ऑफ हो चुका है, 25,000। ये रिफंड ऑफ इनकम टैक्स 15,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ जमीन, लैंड को बेचने पर प्रॉफिट हुआ 30,000। ये छोटा सा एक एग्जांपल लिया मैंने। एग्जांपल क्या है, फिर से देखिए। प्रॉफिट है 180 है, डेप्रिसिएशन 20,000 का, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 30,000, गुडविल रिटर्न ऑफ 25,000। ये तो आपका नॉन कैश क्या है, इट इज व्हाट, नॉन कैश इनकम एक्सपेंस, सॉरी नॉन कैश एक्सपेंस। और ये क्या है आपका नॉन कैश इनकम, इन्हीं का एडजस्टमेंट हो जाएगा। एडजस्टमेंट हम लोग कैसे करेंगे ये भी जान लें थोड़ा सा। ये बात फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका दे रखा है 1,80,000, ये नेट प्रॉफिट। ऐड में ये आपके नॉन कैश एक्सपेंस हो जाएगा। नॉन कैश एक्सपेंस लगभग हो रहा है 30, 50, 75,000, 75,000, एक लाइन। इसको ऐड कर दिया हमने, 2,55,000 टोटल हो गया जी सर। प्लस नॉन कैश इनकम, नॉन कैश इनकम आपका ये आपका दिख रहा है दिस प्लस दिस 45,000, इसको माइनस कर दीजिए तो नॉन कैश इनकम आगे तो आपका आ जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होने वाला फंड 2,10,000, ये आंसर है। तो मैंने कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट के साथ देखो बेटा, थ्योरी तब अच्छी लगती है जब उसका एप्लीकेशन आपको पता हो। थ्योरी के साथ साथ हम लोगों को ये भी जान लेना है कि एप्लीकेशन क्या होता है किसी चीज़ का। तो मैंने आपको एप्लीकेशन बता दिया, ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया जी सर। इसमें आपने 3 चीज़ें पढ़ लिया इस टॉपिक में, फंड फ्लो, कंसेप्ट ऑफ फंड फ्लो, प्रोसेस ऑफ फंड फ्लो, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। चौथी चीज़ आपको पढ़ना है, यहाँ एक स्टेटमेंट बनता है, स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनता है। तो अगला वर्क हमारा उस पर है, अगला जो भी वर्क होगा उसी पर होगा। स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये बात। ये चौथी बात है उस कंसेप्ट का, स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जो शो करता हो शोइंग चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल, शुद्ध कार्यशील पूंजी के चेंजेस को बताता है। चेंजेस का मतलब क्या है, ये कंपैरेटिव बनता है फंड फ्लो स्टेटमेंट 2 साल का, तो आपको ये पता चलता है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में वर्किंग कैपिटल बढ़ गया कि कम हो गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। कम से कम इसका मतलब ये आप जान लें कि जब हम 2 साल का बनाते हैं, सपोज करिए प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, ये आपका 2020 है और 21, ये तो सपोज करिए यहाँ का नेट वर्किंग कैपिटल 1 लाख हो और यहाँ का 140 हो, तो आप बता सकते हैं कि इसको बनाने के पीछे उद्देश्य था कि चेक करना कि पिछले साल की तुलना में करंट ईयर में कैपिटल बढ़ी है कि कम हुई, ये बात यहाँ पर इंक्रीज हो रही है।
इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बाय 40,000। ये देखिए 40,000 से कैपिटल बढ़ गई, क्योंकि पिछले साल 1 लाख था, 1,40,000 हो गया। या एक केस और हो सकती है कि 2020 और 2021 ये इसकी वर्किंग कैपिटल मान लीजिए यहाँ 1 लाख थी, यहाँ 70,000 थी, तो वर्किंग कैपिटल कम भी हो सकती है। वर्किंग कैपिटल इज डिक्रीज बाई, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो गई 30,000 से। दो बातें आप ध्यान से समझ लीजिए। कौन कौन सी बातें दो है ये भी जान लीजिए। इस स्टेटमेंट को बनाने के पीछे सबसे पहला उद्देश्य होता है ये जान लेना कि वर्किंग कैपिटल पिछले साल से ज्यादा है कि कम है। ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ गई, कम है तो वर्किंग कैपिटल कम हो गई। इसको जानने के पीछे मेन मोटो यही होता है। इसको हम लोग कंसेप्चुअल तो आपको मैंने समझा दिया, इसकी थ्योरी लिखना पड़ेगा एग्जाम में आपको। It is made for following two objectives। ये दो उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है। मेनली क्या क्या है उद्देश्य मैं बताता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, या दूसरा उल्टा हो जाता है, कैलकुलेशन ऑफ डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कैपिटल कम होगी, दो में एक ही चीज होगा, या तो कैपिटल बढ़ जाएगी करंट ईयर की, या तो कम हो जाएगी। ये बात आपको जानना, इसी मोटो से हम इसको बनाते हैं। इसको हम लोग इस स्टेटमेंट को ये जान के क्यों बनाते हैं। अब सवाल है कैसे बनाते हैं, ये स्टेटमेंट कैसे बनेगा ये भी बताऊंगा मैं आपको। स्टेटमेंट कैसे बनेगा ये भी बताऊंगा मैं आपको। स्टेटमेंट को मैं बहुत छोटा बनाऊंगा, लेकिन कंटेंट मैं बहुत बड़ा दूंगा। ये कंपैरेटिव बनता है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। ये इसमें क्या होता है, ये वाला सेक्शन कहता है कि टोटल ऑफ करंट एसेट्स, जो भी करंट एसेट्स है पिछले साल का और इस साल का, देखिए लेस बी टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज। अच्छा करंट एसेट्स क्या होता है, एक साल के अंदर जो एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको करंट एसेट्स बोलते हैं। एक साल के अंदर कैश लायबिलिटी जो पेड होती है उसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं। इसको माइनस करने का, इसके बाद जो आता है वो नेट वर्किंग कैपिटल होता है, शुद्ध कार्यशील पूंजी। तो हम लोग चेक करते हैं कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर की कैपिटल ज्यादा है कि कम है। अब सवाल होता है कि इसको विथ एग्जांपल भी समझाया जा सकता है। हाँ समझाया जा सकता है, जैसे मैं आपको बताऊं। ये तो एक फॉर्मेट हो गया। अब इस पर मैं एक वर्किंग कर रहा हूँ। सपोज करिए कि प्रीवियस ईयर आपका 2020 है और करंट ईयर 2021। ये बात टोटल ऑफ करंट ईयर इसकी 5 लाख करंट एसेट्स, और इसका टोटल ऑफ करंट एसेट्स 8 लाख, टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज इसकी 2 लाख, और इसकी टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी 2,50,000। तो इसका नेट वर्किंग कैपिटल क्या आएगा 3 लाख, दिस माइनस दिस। इसका नेट वर्किंग कैपिटल क्या आएगा 5,50,000। आप बताइए कि 2020 और 21 का जब कंपैरिजन होगा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ रही कम हो रही। वर्किंग कैपिटल इज इंक्रीज्ड बाय 2,50,000। क्या आंसर हो? वर्किंग कैपिटल इज इंक्रीज्ड बाय 2,50,000। 2.5 लाख रुपए से वर्किंग कैपिटल बढ़ गया, इंक्रीज्ड बाय 2,50,000। यही इसका मेन उद्देश्य होता है। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि व्हाट आर द
एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, तो मैं इसको लिख देता हूँ अलग से, लेकिन ये स्टेटमेंट बनाने के पीछे का लॉजिक यही होता है बच्चों, ये बात आपको जान लेना है फिलहाल। इस स्टेटमेंट को बनाने के पीछे का लॉजिक यही होता है कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को कंपेयर करके नेट वर्किंग कैपिटल का कंपेयर करना दो साथ। इसमें आपको ध्यान रखना है कि मैं एक टेबल बना देता हूं। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, ये आपका करंट एसेट्स है, ये आपका करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स के एग्जांपल में जैसे आपका बिल्स रिसीवेबल हो गया, इसके अपोजिट बिल्स पेबल हो गया। डेटर्स जिसके क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, prepaid expense, prepaid expense, outstanding expense, accrued income. Accrued income is example of current assets. Accrued income, unaccrued income, unaccrued income, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस यानी कैश जो कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस, और बैंक ओवरड्राफ्ट बीओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब एग्जाम्पल माने जाते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। एक साल के अंदर एसेट्स जनरेट होती है, क्लोजिंग स्टॉक जिसको इन्वेंट्री बोलते हैं, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये सब करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल हैं बच्चों, करंट एसेट्स के एग्जांपल। ये बातें मैंने आपको बताया। तो आज के लेक्चर में हमने आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट में दो चीजें पढ़ा दी है बेटा। एक तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, दूसरा स्टेटमेंट शोइंग द चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ये दोनों चीजें मैंने बता दिया है। कल आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा। जय हिंद, जय भारत।